बेचने के लिए जाता था तो एक एक दरवाजा खटखटाता था, और जब मैं 10 दरवाजे खटखटाता था उनमें से 3 खुलते ही नहीं थे, केवल 7 दरवाजे खुलते। और जो 7 दरवाजे खुलते थे उसमें से 3 मेरी बात सुनते ही नहीं थे, 4 मेरी बात को ध्यान से सुनते थे, बाकी तो बगैर सुने ही भगा देते, नहीं चाहिए चलो कोई बात। और कहते हैं जो 4 सुनते थे उनमें से 2 लोग मेरे से यूटेंसिल स्पंज खरीदे। अब एक यूटेंसिल स्पंज बिकने से हमें 25 सेंट की इनकम होती थी, तो 2 यूटेंसिल स्पंज बिकने से हमें 50 सेंट की इनकम। ठीक है, तो कहता है मैंने हिसाब लगा लिया कि मुझे 50 सेंट तब बचते हैं जब 2 यूटेंसिल स्पंज मैं बेच देता हूं। कैसे? मुझे 50 सेंट तब बचते हैं जब मैं 2 यूटेंसिल स्पंज बेच देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 50 सेंट तब बचते हैं जब मैं 4 लोगों को अपनी बात सुना देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 50 सेंट तब बचते हैं जब मैं 7 दरवाजे खुलवा देता हूं। और इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 50 सेंट तब बचते हैं जब मैं 10 दरवाजे खटखटा देता हूं। समझी? 50 डिवाइडेड बाई 10, यानी पर दरवाजा खटखटाने का मुझे 5 सेंट बचता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि किसी ने दरवाजा खोला या नहीं खोला, किसी ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, किसी ने मेरा माल लिया या नहीं लिया, मुझे एक दरवाजा खटखटाने के 5 सेंट बचते। कैसे? तो उसने हिसाब लगा लिया, अगर मुझे शाम तक $2 कमाने हैं तो मुझे 40 दरवाजे खटखटाने हैं। सर यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। अब मैं आपको बताता हूं वही फार्मूला। 1000 प्लान और 10 करोड़ रुपए। 1000 प्लान दिखा दो, चाहे कोई ज्वाइन करे या ना करे, चाहे कोई आपकी बात सुने या ना सुने, चाहे कोई पैसा लगाए या ना लगाए, 1000 प्लान जिस दिन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी उस दिन आप 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल सेम सी बात है मैंने किया। अब एक काम करना, कल से जो जिसने अभी चैलेंज लिया ना 4 महीने 100 दिन जो भी है, आपने क्या करना है, एक चेक बुक लेनी है नकली। ठीक है, 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 1000 कितना होगा? कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख ही 10 लाख होता होगा, देखिए 10 लाख डिवाइड कर लो यार, चलो 1 लाख। 1 लाख ठीक है, 8 जीरो बढ़ेगी, 8 जीरो बढ़ेगी, ओके ठीक है, 1 लाख सही है। यस यस, वो सीधा सीधा 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, यानी आप मतलब क्या हुआ कि आपने एक प्लान दिखाई, आपने 1 लाख रुपए कमा लिए, चाहे बंदे ने ज्वाइन किया या नहीं किया। ठीक है, आपने क्या करना है, एक प्लान दिखाओ और एक चेक अपने नाम से काटो 1 लाख का और एक डब्बे में डालो। जिस दिन उस डब्बे में 1000 चेक हो जाएं, उस दिन आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास 10 करोड़ रुपए आएंगे। ये काम, ये चैलेंज कोई भी आदमी लेता है, टाइम आपका अपना है, कितने टाइम में दिखाओगे? किसी ने 100 दिन बोला, किसने बोला? आपने बोला 100 दिन 1000 प्लान, पर डे कितनी प्लान होगी? 10 प्लान। 10 प्लान दिखाने के लिए चाहे आपको सिर केबल होना पड़े, चाहे आपको उल्टा करना पड़े, अगर आप 10 प्लान रोज दिखाओगे तो 100 करोड़ में जितना कम रह जाए मेरे से ले जाना। ये फार्मूला काम करता है, कोई भी आजमा के। लेकिन यहां ना बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसे तो नहीं करते हैं, है ना? लेकिन यहां से जाने के बाद कई लोग तो भूल ही जाएंगे इस बात।
लेकिन जिसने इसको याद रखा और इसको अमल में लाया, वो आदमी जितने दिन में चाहता है 10 करोड़ उतने दिन में। अब आपने डिसाइड करना है कि वो 10 करोड़ कितने दिन में चाहिए, वो 100 दिन में चाहिए या 4 महीने में चाहिए या आपका कुछ और बेटा। तो अभी बात करेंगे हम कुछ ऐसी चीजों की जो अभी बात डॉक्टर साहब ने प्लान दिखाई, और उसके साथ हम बात करें थे ट्रांसपेरेंसी की, ब्लॉकचेन की, और वो वेरीफाई करेंगे सर्विस। देखिए ये डेक्स क्लीनर है और आप जेडआरपी में क्लिक करो। यहाँ कोई भी टोकन डाल के चेक कर सकते हो, नॉट ओनली जेडआरपी, और ये उसका दिखाएगा आपको डिटेल कि क्या चीजें हैं। यहाँ पे 426 के लिक्विडिटी है और सामने एक लॉक है, उसमें क्लिक करिए पर। ओके, कोई बात नहीं, ओके ओके। ये देखिए ये लॉक है, ये बात। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि लिक्विडिटी लॉक है और एलपी बंद है, ठीक है। अब आप नीचे आओ, यस, और नीचे यस। ये इसके कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं। पहला पेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। पेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो क्विक स्वैप के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होगा। दूसरा जेडआरपी टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है, और तीसरा वो यूएसडीटी जिसके साथ इसकी पेयरिंग की गई, यानी पॉलीगन के यूएसडीटी का पेयर है। और ये पॉलीगन के यूएसडीटी का इसलिए डाला जाता है यहाँ पे, यानी जिसके साथ भी पेयरिंग हो। कहीं बहुत सारे डुप्लीकेट टोकन आते हैं बाजार में, किसी का हाथ लगा है कभी नकली यूएसडीटी आया? बहुत सारे। उसको पहचान कैसे करें? उसके पहचान के लिए होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यूएसडीटी पॉलीगन का 8E8F। याद रखना, कभी भी आपका है तो आप चेक कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट से कि वो सही है कि गलत। अब यहाँ पे ना देखो, आप एक बार पोस्ट क्वालिटी भी जाना कि ये 3 इश्यू ना पहले नहीं थे, अभी आ रहे हैं। आप लोगों के कई सारे सवाल थे, एक बार चेक करते हैं इन चीजों को, तो एक बार क्लिक कीजिएगा, बस ये लो। पहला क्या कह रहा है? ओनरशिप री अनाउंस नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर करो, नहीं दूसरी तरफ से जी। सर देखना ये ओनर क्या है, ओनर एड्रेस 00। तो रिनाउंस कैसे नहीं है? या तो इसकी वो बात झूठी है या ये झूठी है, दोनों सच्ची कैसे हो सकती है? एक तरफ तो कह रहा है ओनर सिर्फ 00 पे, एक तरफ कह रहा है ओनर सिर्फ रिनाउंस नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, वो भी बताऊंगा आपको, कोई बात। दूसरा क्या कह रहा है? हिडन ओनर। सर अगर 00 पे ओनरशिप है तो ओनरशिप हिडन कैसे? हिडन ओनर होने का एक ही तरीका होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉक्सी कर दिया जाए और चीजों को पीछे छुपा दिया जाए। यहां कोई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं दिखाऊंगा अभी। और तीसरी चीज कह रहा है कि मेंटेबल, और उसके आगे लिखा हुआ है यस। देखो मेंटेबल दो तरीके का होता है। एक तो वो है कि हम एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है और वो प्रोटोकॉल मेंट करेगा। जैसे यहाँ प्रोटोकॉल क्या है? आपने डॉलर डाला क्विक स्वैप पे, क्विक स्वैप से आपके पास आया जेडआरपी। जितना जेडआरपी आपको मिला उसका 32x मिंट होके 30x जाएगा प्राइस, सॉरी ट्रेजरी पूल में, और 2x जाएगा प्राइस टैग में। ये प्रोटोकॉल मेंट कर रहा है कोई, ठीक है। दूसरा क्या है कि बैक एंड पे कोई ओनर है, वो एक क्लिक से कितने चाहे मेंट कर सकता है, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल के तहत मेंटेबल की बात करें तो यस ऑफ कोर्स ये मेंटेबल है। लेकिन अगर किसी दूसरे सोर्स से मेंटेबल की बात करें तो ये नहीं, ठीक है। लेकिन इसी का एक भाई और बैठा है नीचे, वो क्या कर रहा है उसकी भी देख लेते हैं।
यस, ऊपर करो थोड़ा सा। सर देखो ये क्या कह रहा है, ओनरशिप रिनाउंस है, हिडन ओनर नहीं है और मेंटेबल नहीं है, ये दूसरा ऑडिटर कह रहा है। ठीक है, या तो वो झूठा है या फिर ये झूठा है ना। अब ये क्यों है उसका कारण बताता हूं। इसके पास मेल की गई पहले वाले ऑडिटर के पास कि पहले ऐसा नहीं था, अब क्यों है। तो जवाब पता क्या आया कि सर $4,500 फीस लगेगी, ऑडिट कर देते हैं, अगर नहीं है तो हट जाएंगे। क्या करें, $4,500 फीस लगेगी, ऑडिट हो जाएगा और नहीं है तो हट जाएंगे। अब इस बात का क्या मतलब निकाला है, आप खुद निकालो। सर हजारों ऑडिटर है ब्लॉकचेन के दुनिया में, और हर ऑडिटर किसी न किसी प्रोजेक्ट को या बहुत सारे प्रोजेक्ट को ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, चलिए अब ब्लॉकचेन पे चेक करते हैं इन चीजों को। आप ऊपर किसमें क्या क्वेश्चन बोलो 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 कोई ओके जी जी कोई बात ओके जी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, हेलो देखिए ये ना ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर दो सेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज है, ये जो प्रोजेक्ट है नॉट है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का जो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लिखा गया है, ब्लॉकचेन पर। तो कुछ भी वेरिफिकेशन आपको करना है तो उसका सत्यता आपको केवल ब्लॉकचेन पे दिखेगी, किसी भी थर्ड पार्टी पे आपको नहीं दिखेगी। दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है, क्योंकि ये वेबसाइट बनी क्यों है, इनकी कमाई कैसे होगी, इनकी कमाई होगी प्रोजेक्ट से, और प्रोजेक्ट से मांगते हैं ये अपने पास दिखाने का पैसा। ठीक है, आप पैसा दोगे ये सब कुछ ठीक दिखा देंगे, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करना है। जो भी चीज यहाँ पर दिखती है आपको ब्लॉकचेन पे देखना है। तो एक दो ऑडिटर हैं, एक ऑडिटर बोल रहा है यहाँ पर कि भाई इसकी ओनरशिप रिनाउंस नहीं है। ओनरशिप रिनाउंस का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। ओनरशिप रिनाउंस का मतलब होता है कि जो क्रिएटर है वो उसका ओनर था, उसने अपनी ओनरशिप को छोड़ दिया है और जीरो एड्रेस पे उस ओनरशिप को डाल दिया है। इसको बोलते हैं ओनरशिप को रिनाउंस करना। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है ओनरशिप रिनाउंस उसकी नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं है तो वहां पर कोई ओनर का एड्रेस आना चाहिए था, लेकिन अभी जो नीचे दिखाया गया है भाई वो एड्रेस दिखाया गया जीरो। तो यही ऑडिट फर्म ये बोल रही है कि इसकी ओनरशिप रिनाउंस नहीं है और यही बता रहा है कि इसका एड्रेस जीरो है। खुद ही कंट्राडिक्टरी बोल रहा है। ठीक है, तो खुद ही बोल रहा है कि इसकी ओनरशिप रिनाउंस नहीं है और खुद ही बोल रहा है कि इसका एड्रेस जीरो है। तो आप खुद ही तय कर सकते हैं इसका ओनरशिप रिनाउंस है या नहीं। तो ओनरशिप रिनाउंस क्लियर। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन पे चेक कर इसको चेक भी करेंगे। और दूसरा ऑडिटर है वो देखिए क्विक, जब डेस्क खोलते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं, एक दिखता है गो सिक्योरिटी, दूसरा दिखता है क्विक इंटेल। तो क्विक इंटेल को क्लिक करना होता है। तो ये दूसरा ऑडिटर बता रहा है कि ओनरशिप रिनाउंस भी है, कोई हिडन ओनर भी नहीं है, इसने सब कुछ वहाँ पर ठीक दिखा दिया है और मेंटेबल भी। राइट, तो आपको यहाँ पर दोनों जगह वेरीफाई करेंगे तो हर चीज को वेरीफाई करने के बाद उसके लॉजिक भी पता होना चाहिए कि अगर वो रिनाउंस नहीं है तो फिर रिनाउंस नहीं तो कोई उसका क्रिएटर होगा। तो क्रिएटर कौन है ये ढूंढना फिर आपकी जिम्मेदारी है। और वो अगर आपको जीरो एड्रेस पे मिलता है इसका मतलब ओनरशिप रिनाउंस है, नहीं मिलता तो ओनरशिप रिनाउंस नहीं। क्लियर हो गया बात? ओके, आज उसमें जाइए, कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन आप इसको वेरीफाई करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। देखिए एक मिनट ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कैसे करते समझिएगा। जब भी कोई पेयर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेयर है ZRP है और ये यहाँ पर USDT है। आगे एक आगे यहाँ पर क्या बनी हुई है, नोटबुक बनी हुई है। नोटबुक, ये नोटबुक बताते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिस एड्रेस के आगे नोटबुक बनी है ना, तो आपको पता लगेगा कि उस प्रोजेक्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आगे जो बीच वाला ZRP का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करते हैं जब, तो हम ब्लॉकचेन पे चले जाते हैं, क्योंकि आपको सीखना भी है कि करना क्या है, कैसे। यहाँ से आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। अभी हम चले गए
पॉलीगन स्कैन पे और इन चीजों को वेरीफाई करेंगे सीधे ब्लॉकचेन पे। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब सोर्स कोड इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब ये ओपन सोर्स वेरीफाइड सोर्स कोड होता है, ठीक है। वेरीफाइड वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? जहां पर ये सोर्स कोड हरा होगा इसका मतलब वो वेरीफाइड है, और वेरीफाइड का मतलब है कि ये ओपन है, इसके कोड को अब पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको वेरीफाई किया गया है, ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए, पब्लिक जाकर इसको पढ़ सकती है, वहां पर ग्रीन आ जाएगा। करेक्ट? ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। नहीं नहीं, उल्टा एक सेकंड देखिए, वो नीचे देखिए, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो एक एक लाइन, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है सब लिखा जा सकता है, कोई चीज हिडन नहीं है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। हिडन कैसे होती है वो चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको और नीचे करना, नीचे मतलब इसको और नीचे कीजिए, नीचे नहीं, नीचे ऊपर नहीं, नीचे और नीचे और नीचे यार नीचे। अब रीड कॉन्ट्रैक्ट पे ये रीड कॉन्ट्रैक्ट है कितने? अब हम इसको चेक करेंगे ब्लॉकचेन पे कि इसका जो ओनरशिप है वो कंफ्यूजन हो गया हमें वहां, उसने बोला अनाउंस नहीं है, उसने कहा अनाउंस है, कंफ्यूजन हो गई हमें। कंफ्यूजन क्लियर कैसे करें? तो उसके कोड को चेक करते हैं। स्क्रॉल करो और आगे स्क्रॉल। अब देखिए कोड लिखे हुए हैं यहाँ पर, रोक और थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, थोड़ा सा। और सर यहाँ पे देखो 11 नंबर पे एक चीज लिखा हुआ है, ऑनर। क्लिक कीजिए 11 नंबर पे, देखिए इसका देखिए एड्रेस क्या है, 0 है। ऑनर का एड्रेस क्या है? 0 तो आपने ब्लॉकचेन पे जाके अब वेरीफाई वहां कर पे लिया, उसने क्या बोला था कि रीअनाउंस नहीं है, लेकिन खुद ही करा कि 0 पे। और इसको हमने ब्लॉकचेन पे भी चेक कर लिया कि उसका एड्रेस 0 है। इसका मतलब ये अनाउंस है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर कोई ओनरशिप सरेंडर कर दे, 0 नल एड्रेस पे डाल दे, तो वो ओनरशिप बर्न हो जाती है। ये बर्निंग एड्रेस है, दुनिया की कोई ताकत इस ओनरशिप को वापस नहीं ला सकती। इसको ब्लैक होल भी कहा जाता है, एक बार क्या चलेगी पूरे चलेगा। एक बार इसी को क्लिक करो, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डेड एड्रेस, ये बर्न एड्रेस है। देखो नल एड्रेस और बर्न एड्रेस है। बर्न एड्रेस का मतलब है इस एड्रेस पे आप कुछ भी डाल दोगे खत्म हो जाएगा। मान लो आपके पास यूएसडीटी है और आपने इस पे डाल दिए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वापिस नहीं आएंगे। वापिस बैक जाओ एक बार और वापिस जाओ, या ऊपर होल्डर पे चले जाओ, इसको स्क्रॉल करो नीचे की तरफ, स्क्रॉल करो होल्डर्स पे। देखिए क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट था टोकन का, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सारे लोग रीअनाउंस कर देते हैं, क्योंकि टोकन की टोकनोमिक्स टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है, वो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में होती है। और प्रोजेक्ट जहां लिखा जाता है वहां लिखा जाता है कि टोकन है कैसे जाएगा, कैसे आएगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कैसे मिलेगा, वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इसमें लिखा जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, ये आप दो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, और नीचे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है फिक्स प्राइस का। देखिए यहाँ पर भी दो नोटबुक बनी हुई है, इन नोटबुक का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट है जी। कॉपी कीजिए, अब ये 177 वाले को कॉपी कर रहे हैं। अब वो जो है ना DC 177, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट ऊपर
अपनी वजह कोई दिक्कत रिसेप्शन वाला कर लो सबसे नीचे रिसेप्शन है ना, वो अच्छा कनेक्ट होता है आपको, सेम पासवर्ड है। यस यहाँ थोड़ा सा इस एरिया में है नेट की दिक्कत। ब्रेक लगता है कितना चाहिए आपको? करवा राउटर आती है अंदर राउटर होना चाहिए, फोन के अंदर राउटर होना चाहिए। आपको बताया जा रहा है ना, आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हैं इसको, डेस्क स्क्रीन खोल लीजिए और जो यहाँ बताया जा रहा है आप खोल कर देखिए, आपको करना भी आ जाएगा। आपको बताया जा रहा है उसको लिखते रहिए ताकि आप मोबाइल कनेक्ट कर लो उसके साथ। गलती कर दी रूम पे लेके ओके, तो आप देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, सोर्स कोड कैसा है? वेरीफाइड, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ना इसी कॉन्ट्रैक्ट को मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में बनाते हैं, जैसे ट्रेजरी का अलग बना दिया, दूसरे किसी लॉन्ग टर्म पूल का अलग बना दिया, ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। लेकिन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मतलब ये है कि एक ही किताब के आप कई टुकड़े कर दो और एक बार में सिर्फ एक टुकड़ा देख पाओ, पूरी किताब ना देख पाओ। अगर एक किताब एक जिल्द में बाउंड है
तब आपको स्टोरी समझ में आएगी, या अलग अलग किताबें हैं उसमें से एक किताब आपको दे दी जाए तब स्टोरी समझ में आएगी। एक में ज्यादा समझ में आएगी ना। और अगर अलग अलग कर दी जाए तो ना आपको पीछे का पता ना आगे का पता। तो उसमें चीजों को जांचना, चेक करना मुश्किल हो जाता है अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में हो। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें ना सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में की गई है। और एक बात, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबा है। मैं आपको दिखाऊं कॉन्ट्रैक्ट ऊपर करो, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है प्रोजेक्ट का, बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। और एक एक चीज जो यहाँ पे बताई गई ना वो इसमें लिखी हुई है। ताजी एक बार उस पे जाओ, करो रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, वहां से करो नीचे रीड कॉन्ट्रैक्ट, रीड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो वो सारी चीजें हैं जो भी डॉक्टर साहब ने आपको प्लान में बताई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे। और आप एक एक फंक्शन सारे के सारे डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कर सकते हो अगर आपके पास साइट बंद हो जाए तो। साइट इसलिए, साइट बेसिकली एक इंटरफेस है और वो इंटरफेस आपकी मदद के लिए है कि वही चीजें आप आसानी से कर पाओ। वही चीजें डायरेक्टली ब्लॉकचेन से हो सकती हैं, थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि उसमें काफी सारे अलग प्रोसेस होते हैं। सेम वैसे ही वॉलेट कनेक्ट होगा ब्लॉकचेन पे भी। सर नेट का ना ज्यादा इशू है। और इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एयरटेल का ठीक चल रहा है, एयरटेल बढ़िया है। चलो मेरा ही एयरटेल का, मैं उसमें वो कर हॉटस्पॉट दे देता हूँ। एक बार डॉक्टर साहब के लिए तालियां। चलो ये चल रहा है, तब तक मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप एक चीज देखना, किसी का भी रजिस्ट्रेशन ब्लॉकचेन पे नहीं होता, जॉब को छोड़। जॉब का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे होता है और डायरेक्टली आप ब्लॉकचेन पे उसको रजिस्टर कर सकते हो अपने आईडी बगैर इंटरफेस के। जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना आज मार्केट में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करके दिखाओ, होगा ही नहीं किसी का। और यहाँ एक तरफ आप अपना मोबाइल खोल लो जिसमें रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट खोल लेना, और जैसे ही उधर से आप रजिस्टर करोगे तो वो रजिस्ट्रेशन उस पे ब्लॉकचेन पे शो हो जाएगा और आप देख के बता भी सकते हो कि इस वॉलेट नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ। ऐसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनने काफी सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट किए हैं। सर क्या दूसरे किसी प्रोजेक्ट में ऐसा देखा है? ब्लॉकचेन पे नहीं होता रजिस्ट्रेशन। फिर दूसरी चीज, एक रिकंपाउंडिंग होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, और वो होता है ऑटो रिकंपाउंड। ऑटो रिकंपाउंड के दो मतलब होते हैं, या तो वो ऑटो रिकंपाउंड एक सेंट्रलाइज साइट पे हो रहा है, सेंट्रलाइज साइट पे, ठीक है, यानी वो रिकंपाउंडिंग सिर्फ एक फिगर है जो दिख रही है आपको। अगर कोई ब्लॉकचेन पे रिकंपाउंडिंग कर रहा है तो इसका मतलब कोई एडमिन है जो रिकंपाउंडिंग कर रहा है, क्योंकि आपने रिकंपाउंडिंग की फीस पे नहीं की। मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे रिकंपाउंडिंग आप खुद करते हो, अपने हाथ से करते हो और अपने हाथ अपनी ही फीस पे करके करते हो। ये देखा होगा क्यों सर, है ना? ठीक जी। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं
जो मार्केट में चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट की बात करूं। दो किस्म के वो आते हैं इनकम, एक तो आरओआई की इनकम आती है, उसमें एक टाइमर लगा होता है, टाइमर खत्म होते ही आरओआई की इनकम रिफ्लेक्ट कर जाती है, ऐसे होता है। लेकिन जो कमीशन आता है डाउनलाइन से वो उसी टाइम रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्यों बताओ? कोई बटन दबाता है बाद में, और जब वो बटन दबाता है तब वो शो करता है। यहां पे आप एक तरफ अपने डाउनलाइन का मोबाइल लो, एक तरफ अपने आईडी को लो, उसको रिकंपाउंड करो, जैसे ही वो रिकंपाउंडिंग करेगा आपकी आईडी में कमीशन शो हो जाएगा। इसका मतलब कौन है एडमिन वहां पे? आप खुद ही हो आप एडमिन, आप ही दे रहे हो, आपका डाउनलाइन आपको कमीशन दे रहा है, कोई एडमिन नहीं है जी। थैंक यू। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने यहां वॉलेट कनेक्ट करके डायरेक्टली सारे के सारे फंक्शंस वही जो प्लान में बताए गए हैं डायरेक्टली यहां से ऑपरेट कर सकते हो। हमने कुछ चीजें डायरेक्टली करके भी दिखाई हैं, ब्लॉकचेन से डायरेक्टली पैसा विड्रॉ करके दिखाया है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिसके सामने ये विड्रॉ हुआ था, ओके, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनके सामने पैसा ब्लॉकचेन से डायरेक्टली विड्रॉ करके दिखाया था हमने। बाकी कुछ एक आध प्रोजेक्ट कहते हैं लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया। कोई एक प्रोजेक्ट बताओ जिसने करके दिखाया, कहना नहीं है, हमने करके दिखाया ये चीज, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलिए सर, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल 45 नंबर पे आ जाइए, 45 जी, थैंक यू। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनर, और ओनरशिप कहाँ है? 0 नल एड्रेस। ये प्रोजेक्ट की ओनरशिप है, वो टोकन की ओनरशिप थी। जितने भी प्रोजेक्ट हैं कोई भी खोल लो और देखो उसकी ओनरशिप आपको कहां मिलेगी? दिखेगी नहीं, हाइड हो जाएगी। कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिखाए आपको? चलो दिखाते हैं सर। एआईपीएफ का नाम सुना है? एलजीएनएस भी दिखाए, एलजीएनएस खोलो सर, एलजीएनएस, ओके, कोई नहीं और क्या, एक दोनों दिखा दो, एआईपीएफ भी दिखा दो, एलजीएनएस दोनों जी। ये करो, कर दो, देखिए ध्यान दीजिए उधर, पूरा ध्यान दीजिए, स्क्रॉल करो। और देखो ये है टोकन का कॉन्ट्रैक्ट। हम यहां जाएंगे टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पे, सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, इस पे जाओ, सॉरी, हाँ ये नजदीक से ना ये ब्लर हो जाता है, ओके। ये है टोकन का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सोर्स कोड क्या दिया हुआ है? वेरीफाइड। मैंने पहले बताया था कि टोकन वेरीफाइड कर देते हैं सभी। थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे टच करना, कॉन्ट्रैक्ट, और आप ये देखोगे रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, रीड कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर स्क्रॉल करो, ओनर पे टच करो, ओनर, हाँ छोटा सा, यस। इसमें ओनरशिप कहाँ है? नल एड्रेस पे, लेकिन ये टोकन की ओनरशिप है। असल में जो खेला होता है वो खेला होता है प्रोजेक्ट के अंदर, वो देखेंगे। होल्डर्स पे जाओ जी, होल्डर्स, स्क्रॉल करो, होल्डर्स पे क्लिक करो, यस, ऊपर करो, रोक दो। ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है 47% वाला, ये ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको एक बार कॉपी करके ऊपर डालो और देखो आप, जैसे हमने वहां देखा था अब वो चीजें यहां देखते हैं। इस पे नीचे वाला देखो क्या है? सोर्स कोड प्रॉक्सी, ग्रीन में नहीं है ना वो। अब आप थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करो, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है, देखो
इंप्लीमेंटेशन करके ये एड्रेस लिखा हुआ, ये एड्रेस का फेक होता है। क्योंकि प्रॉक्सी में क्या होता है, अगर आप प्रॉक्सी में हो तो बार बार बदलता रहता है एड्रेस, कुछ और दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा जो एड्रेस है। तो ये कहता है मालिक ये है, सोर्स कोड के सामने इंप्लीमेंटेशन रखा है, ये मालिक बता रहा है, लेकिन ये है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक बार ऊपर करके कॉन्ट्रैक्ट पे वो करो जी, ऊपर करो पहले, अब करो कॉन्ट्रैक्ट और रीड एज प्रॉक्सी पढ़ लो, क्या पढ़े देख लो। ओके, आप पढ़ ही नहीं सकते यहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो ये अब उस ओनरशिप को भी देख लेते हैं एक बार। ताजी नीचे करो, डिसेंट्रलाइज के नाम पे सेंट्रलाइज सिस्टम है। हाँ इसको भी देख लो, दूसरा भी कर लो, दूसरा भी देखो। इसको काट कर पहले दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वही सोर्स कोड प्रॉक्सी। एक चीज और दिखाता हूं आपको, एक बार यहां क्लिक कीजिए, ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, वो देखो क्या है, ऊपर करो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, देयर इज नो मैचिंग एंट्रीज। आपने दुनिया में ऐसा वॉलेट देखा है जिसकी एक भी एंट्री ना हो और उसमें पूरा प्रोजेक्ट चल रहा, कोई भी एंट्री नहीं देखो। और इस कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे तो आप देखना ये पूरा क्रिप्टिक है, पूरा का पूरा क्रिप्टिक है, आप इसको पढ़ ही नहीं सकते। देखो सर ये है कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ो। यस, ये ना पूरा का पूरा क्रिप्टिक लैंग्वेज में है, इसको एनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। जिसने लिखा है उसी को पता है क्या लिखा है इसमें, ठीक है। चलो ओके, तो इसको वापस जाके एलजीएस को खोलो। सर आपके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उसको कौन सा आपके व्हाट्सएप पे नाम बता दो ना, ऐसे ही व्हाट्सएप की जरूरत नाम AI टैग लिखो जी। AI टैग ये नहीं है, यही है क्या? और सिद्धांत में पूछना पड़ जाए। ये है ये कौन सा है, कौन सी ब्लॉकचेन पे है? BSC में नीचे वाला, ये वाला नहीं, कौन सा, ये वाला है, ये वाला है क्या? बताओ सर कौन सा है ये? सर प्राइस कितना है, प्राइस से देख लो, इक्विटी से देख लो, नहीं दिख रहा। आपने स्लो वर्क करता हूँ, आपने खोला हुआ है, लाओ ये तो उसपे खोला हुआ है, इंडेक्स टूल पे AIO है इसका।
AIO ये मैंने कॉपी कर दिया इसका ना कॉन्ट्रैक्ट। आप ये कॉन्ट्रैक्ट भेज दो, सीधा कॉन्ट्रैक्ट डाल के कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई टोकन यहाँ ढूंढे ना मिले तो उसका तरीका है कॉन्ट्रैक्ट उठाओ और कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर पेस्ट कर दो, ठीक है। नाम से नहीं मिल रहा तो कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाएगा उसको। चलो LGNS खोलो जी। ओके, ये देखो ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, यहाँ पे ना एक से ये रोक दे, ये रोक नीचे थोड़ा सा नीचे, सर ये भी LGNS थोड़ा सा नीचे। सर मना कर रहे हैं कि LGNS का नहीं है ये। कौन सा? ये जो आप दिखा रहे हो सर। कितना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस देखना जी, नीचे करो। कौन सा भाई साहब दिखाओ। नीचे करो, नीचे करो, बड़ा भाई इसकी लिक्विडिटी लगभग 150 मिलियन। नीचे नीचे आज कम हो गई उसकी। LGNS दो है ना, एक है बड़ो भाई, बड़ो प्रधान, वेरी गुड। ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख लो। वहां जाके दिखा दो कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कौन आया? LGNS भी कहीं है। चलो ओके, लेट इट फिनिश। ओके, लेट इट फिनिश। यस, आपने कोई भी चीज चेक करो, किसी भी चीज की जो चीजें मैंने आपको बताई है, एक एक चीज आपको ब्लॉकचेन पे डायरेक्टली करके दिखा सकते हैं, और वैसा किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में आप करके दिखा देना, मैं मान जाऊँ। थैंक यू। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये ना डेली लिक्विडिटी ऐड करता है प्राइस स्टेबलाइजर, ठीक है। और लिक्विडिटी ऐड करने के बाद वो करता है ऑटोमेटिकली LP बर्न, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इशू हुआ है कि वो LP उसने बर्न कर दिया, एक्चुअली वो बर्न नहीं, तो कल जैसे बर्न होगा दोबारा से तो उसके साथ होगा, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक है, वो मिस हो गया तो हो गया, नेक्स्ट बर्निंग में सारा जाएगा, ठीक है। एक बार जोरदार ताली। तो कैसा लगा प्लान? जबरदस्त, बढ़िया, चलेगा? दौड़ेगा, हेलो, दौड़ेगा, दौड़ेगा तो दौड़ेगा तो फिर उसके बाद में अपने अपने टारगेट शीट ले लो, क्योंकि कहते हैं कि जब गोल सामने होता है तो खेलने का मजा आता है। ये बात भाई अगर मैं आधी टीम इधर की बना दूं, आधी इधर की बना दूं, और आपको दोनों तरफ कोई गोल ही नहीं हो और एक बॉल दे दूं, आप खेलो, कितनी देर खेल लो। लेकिन वही अगर दोनों तरफ गोल पोस्ट होगा और उसके बाद होगा कि जो जीतेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, तो हर आदमी मेहनत करता है। फिर उसके बाद वो नेमार हो या फिर मैसी हो, हर इंसान अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको प्लान अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि सिस्टम इज द बेस्ट, अगर आपको लगा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेरीफाइड है, अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई ऑनरशिप नहीं है, तो फिर अब पीछे हटने का नहीं, क्योंकि जो चीज आप यहाँ से विश्वास लेके जा रहे हो, वही विश्वास अब आपको मार्केट में दिखाना है। और वो तमाम लोग जो आज तक क्रिप्टो के नाम पर बेवकूफ बनते आए हैं, बनेंगे, क्योंकि सामने हमने ओपन करके देखा है, कई सारे लोग अपने बच के निकलने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, और जो इतना दिमाग लगा के बना रहा है उसको ये भी पता है कि मुझे कब लैंड करके निकलना है। गॉट इट? तो यहाँ पे उन सारी चीजों को हमने कवर किया है। यहाँ पे वो सारी चीजें क्रिएटर ने ऑलरेडी आपको फुल स्टॉप लगा दिया है। जितने हर्डल्स थे, जितने बैरियर थे, वो सब तमाम बैरियर और हर्डल्स को साइड कर दिया है। अब सिर्फ एक ही चीज है, आपको काम करना है, काम करना है, काम करना है और काम करना है। तो अभी आपने जो काम देखा, क्या उसका हमें कोई सवाल करना? यस, हेलो, ये देखा है ना, तो अब तो प्लान देख लिया, अब सवाल करना मेरा बनता है। यस, यस और नो? यस। ओके, मैं सवाल पूछूंगा और किसी को भी खड़ा करूंगा, उसको उसका जवाब देना होगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा।
हेलो, बीच में कोई नहीं बोले, राइट? प्राइस भी रखो। हाँ सर। मतलब जवाब दे दिया तो यूं, हाँ नहीं जवाब दे दिया तो अच्छी बात है, प्राइस तो आपको वॉलेट देगा ना। मैं तो यहाँ पे आपको पॉलिश करने के लिए आया। अब ये आपको देखना है कि क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे तो लोगों के सवाल ही तो होंगे आपके पास। अगर उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं हुए तो आपको डील क्लोज नहीं होगी ना। तो बेटर है कि यहाँ पे ही हम परिपक्व हो जाए। अच्छा, एक सवाल का जब जवाब आएगा ना तो ये मान के चलो कि अगर प्लान में आप लोग प्लान देख रहे थे और मैं उसी प्लान में से कुछ सवाल बना रहा था, और इसलिए बना रहा था क्योंकि एक सवाल का जवाब यहाँ बैठे 60 लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। मेरा काम ही यही है, करो या मरो वंदे मातरम तो रोज ज्ञान आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, ये ज्ञान नहीं मिलेगा ना। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, सप्लाई इंस्टेंट बनती है यानी मिंटिंग होती है। मिंटिंग कितने तरह की होती है? रेज योर हैंड अगर जो आपको सवाल आता है, मिंटिंग कितने तरह की होती है सर? पहली बात ये बताओ, मिंट करना किसको बोलते हैं? कॉइन जनरेट होता है। कॉइन जनरेट होता है, ओके। इसको हार्वेस्टिंग भी कहते हैं और मिंटिंग भी कहते हैं। अब ये बताओ कि अपने इस प्लान में, ज़ोर्ड के प्लान में कितने तरह की मिंटिंग होती है? थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनना ही रहना चाहिए। दो टाइप की। कौन कौन सी होती है? जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। जोर से बोलो, सबको सुनाना है। कंपाउंडिंग मीटिंग होता है। आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई भी कोई भी बात नहीं करेगा। मैं देखना चाहता हूं आपका जी के, अभी आपने प्लान देखा है, आरओआई मीटिंग होती है, आरओआई मीट होती है। प्रोटोकॉल मीटिंग होता है। प्रोटोकॉल का मीटिंग दो तरीका से होता है। जोर से बोलो। प्रोटोकॉल मीटिंग होता है। प्रोटोकॉल में जो मीटिंग होता है दो तरीका से होता है। एक 30% जाता है ट्रेजरी पूल को और 2% जाता है प्राइस टारगेट को। क्या बात? दो तरह की मीटिंग होती है। दो तरह की मीटिंग होती है। 30x तो जाता है ट्रेजरी के अंदर और 2x जाता है प्राइस प्रोटोकॉल। ठीक है, और कुछ आपको इसमें सॉरी सर, पर्सन बोल दिया सर। कोई बात नहीं, होता है, भावनाओं में निकल जाता है। नंबर कट गए सर, ठीक है ना, नंबर कट गए। ठीक है, मार्किंग 30% और एक्स में बहुत अंतर कोई है। बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस स्टेबल क्यों करनी जरूरी है? प्राइस को स्टेबल करना क्यों जरूरी है? नो नो नो, प्राइस को स्टेबल रखना क्यों जरूरी है? पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए। पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए। पैनिक सेलिंग क्या होती है? सर जब रेट डाउन आने लगता है तो लोग, जोर से बोलो भैया। सर जब रेट डाउन आने लगता है तो लोग मतलब पैनिक होकर अपना फंड विड्रॉल निकाल लेते हैं, तो इसलिए रेट को जब रेट नीचे जाने लग जाता है तो लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा और नुकसान हो जाए, और इसके लिए पैनिक सेल चालू हो जाती है। पैनिक सेल चालू हो जाती है तो जैसे ही देखो, डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, यस और नो? तो जब डिमांड क्रिएट होगी तो रेट ऊपर जाएगा, जब बाइंग ज्यादा हो जाएगी तो रेट ऊपर जाएगा, लेकिन सेलिंग प्रेशर जैसे आता है कॉइन का रेट नीचे आता है। तो नीचे आने पे यहाँ पे कुछ इंजन लगाए गए, राइट? हम उसके बारे में बात करेंगे। एलपी का टोकन बर्न होता है कि नहीं होता है? एलपी होता है। एलपी का टोकन कब बर्न होगा? एलपी में जो टोकन होता है वो बर्निंग होता है। कब होता है?
जब एलपी उसमें डाली जाती है, मतलब डॉलर डाले जाएंगे, आपस में बात नहीं, जोर से। जब हम उसमें लिक्विडिटी डालते हैं तो एलपी का टोकन बर्न हो जाता है। क्या ये सही बोल रहे हैं? यस हेलो, आधा कौन बताएगा इसको पूरा? एलपी में टोकन कब बर्न होता है? यस सर, जब स्टेबलाइजर वॉलेट जोर प्राइस से को बोलो। मेंटेन करने के लिए अमाउंट लिक्विडिटी को भेजता है तो उतनी अमाउंट के एलपी बर्न हो जाते हैं सर। वापस बताइए। तब वो जीरो एड्रेस पे भेजते हैं। सर, प्राइस को मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइजर वॉलेट फंड भेजता है सर, लिक्विडिटी भेजता है और वो बर्न हो जाते हैं प्राइस को मेंटेन करने। और कितना बर्न होता है? जितना उसने भेजा ताकि कोई निकाल ना सके। तो क्या उसको- सही है? यस सर, यस हेलो, बिल्कुल सर, बताओ यार। यस सर, पूरा सही है सर एकदम। आप ये एक बार मेरे को ये बहुत नाजुक सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से समझना। ये एलपी में टोकन क्यों बर्न होते हैं और कब होते हैं? देखिए, प्राइस स्टेबलाइजर के ना कई काम है, एक काम नहीं। उसके पीछे काफी बड़ी एल्गोरिथम है और पूरी तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मोटे तौर से मैं आपको समझा सकता हूं। जब बाइंग होती है तो रेट ऊपर जाता है और जब रेट ऊपर जाता है तो प्राइस स्टेबलाइजर क्या करता है? अपने टोकन बेच के, जो आप 2x टोकन दे रहे हो, वो अपने टोकन बेच के रेट को नीचे ले आता है और उस दौरान लिक्विडिटी में से डॉलर कहां चले जाएंगे? प्राइस स्टेबलाइजर। अब प्राइस स्टेबलाइजर वो डॉलर और टोकन दोनों उठा के लिक्विडिटी में ऐड करता है और जैसे वो लिक्विडिटी में टोकन ऐड करेगा तो उसके बदले में ब्लॉकचेन से डायरेक्टली एलपी टोकन जनरेट होकर उस वॉलेट में आ जाएंगे और उस एलपी टोकन को उठा के बर्निंग एड्रेस पे डाल देता है। ठीक है, ये प्रोसेस साथ ही साथ चलता है। ये मतलब वो प्राइस स्टेबलाइजर ट्रेजरी पूल में भेज देगा वो डॉलर और टोकन। सर, ट्रेजरी पूल में लिक्विडिटी तो ट्रेजरी नहीं पड़ेगी। लिक्विडिटी पूल विद क्विक स्वैप पे लिक्विडिटी ट्रेजरी पूल में टोकन है, लिक्विडिटी पूल में टोकन और डॉलर दोनों। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, जो प्राइस स्टेबलाइजर है उसका जो वैलेट है, जैसे आपने बताया कि वो वाइट लिस्टेड है, तो वो हमको कैसे पता पड़ेगा कि वो उससे मतलब जो प्राइस स्टेबलाइजर है वो पैसा नहीं निकाल सकता? मतलब हम कैसे वेरीफाई करेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, आप ना उस वॉलेट को डायरेक्टली वाचिंग वॉलेट में डायरेक्टली अपने वॉलेट में खोलो और देखो उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है। वो केवल दो ही जगह ट्रांजैक्शन कर सकता है, एक क्विक स्वैप के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, नहीं सर, और दूसरा बर्न एड्रेस के साथ, नल एड्रेस के साथ, डेड एड्रेस के साथ। नहीं सर, इसके अलावा तीसरी जगह वो नहीं कर सकता। रही बात, अब अगला सवाल बताओ, आपको कैसे पता लगे कि नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकते, मतलब अभी तक नहीं करा है, लेकिन आगे नहीं करे। कॉन्ट्रैक्ट है एक एआई कोड के साथ, और वो जो एआई कोड का कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, अलग से बनता है, क्योंकि वो कोई भी वॉलेट ये काम कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ये काम नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी क्रिएटर ये काम किसी कॉन्ट्रैक्ट से करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये काम कर ही नहीं सकता, ये काम वॉलेट पे ही हो सकता है। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, उसकी कॉपी में आपको भिजवा दूं। कहना यह है कि भाई जो एक बार लिख के कलम तोड़ दी, जज ने लिख दिया हेल्प टेक दैट, कलम तोड़ दी, तो साला तो जीता जी मरेगा, लेकिन मर के जिएगा। तो होता क्या है, वॉलेट के अंदर कोई भी चीज मैनिपुलेट की जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में उसको मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। बुरी से बुरी स्थिति में सपोज आईडी आनी बंद हो गई, पैसा आना खत्म हो गया, तो कितने दिन का बैकअप प्रोजेक्ट में है? 150 दिन। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली। ये 150 दिन में क्या क्या एक्शन होंगे वापस प्राइस को मेंटेन करने? तो जो स्टेकिंग है वो खुल जाएगी उसकी, जो उसका विड्रॉल दे रहे हैं डेली के, उस पर कैपिंग लग जाएगी। कैपिंग लग जाएगी भाई, पहले $500 की कैपिंग लग जाएगी,
फिर भी अगर स्टेबिलिटी नहीं आती है तो स्कोर कम करके $200 कर देंगे, और भी अगर उसके बाद में स्टेबिलिटी नहीं आती है तो तीसरा इंजन और लगेगा और उसके अंदर ROI 0.50 रिड्यूस हो जाएगी। और भी अगर नहीं होता है तो क्या होगा? सर बॉन्ड लॉन्ग टर्म मैंने बोला था ना आपको जवाब नहीं देना, मैं पूछूंगा। ओके प्लीज, थैंक यू बेटे। अगर मान लो फिर भी नहीं होता है तो क्या होगा पाजी? तुझसे दोस्तों नहीं पता? ओके बैठिए। यस, बॉन्ड ओपन होगा। बॉन्ड में क्या होगा? खड़े हो जाओ, एक बार सबको सुनाओ, बताओ भाई बॉन्ड का क्या कार्य प्रणाली है वो सबको बताओ। तो $500 से जो है कोई भी इसको ले सकता है। क्या करेगा? $500 का क्या करेगा? कोई नहीं बोल, पासवर्ड वाले मत बोल। नहीं, $500 का टोकन बाय कर सकता है। ठीक है, फिर और उसमें 5% आएगा मंथली। 5% मंथली आएगा। अगर मैंने $1000 लगाया तो मुझे 5% मंथली आएगा। या ROI का 5% आएगा। ROI का तो फिर दोनों में बहुत फर्क है। एक तो 5% डायरेक्ट हो गया, वो नहीं आएगा, ROI का आएगा। इस चीज को क्लियर करना। जो कंपनी टर्नओवर होगा, कंपनी टर्नओवर के अंदर जितना भी ROI बढ़ रहा है उस ROI का 5% एक पूल बनेगा और उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। और कोई बताइए, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉन्ग टर्म बॉन्ड तब ओपन होगा सबसे पहले तो सर जब वो रेट $1 से थोड़ा भी कम आएगा। सबसे पहली बात ये है, उसमें स्टेकिंग 425 दिन की है, ना 40 दिन की, ना 90 दिन की, ना 200 दिन की। और जो हम स्टेकिंग करेंगे वो मिनिमम $500 कर सकते हैं, इससे कम नहीं होगा। और स्टेकिंग पे जो हमें ROI आएगी वो 1% वैसी आएगी जैसे पहले आती है। सेकेंडली, पूरी कंपनी का जो टोटल ROI है उसका 5% निकलेगा। और जितने लोगों को पॉइंट मिलता है, जैसे $500 पे 1 पॉइंट, 1000 पे 2, 2000 पे 4, उस पॉइंट के हिसाब से वो ROI को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंपाउंडिंग में 1000 ZRP, कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं। कंपाउंडिंग में 1000 ZRP मैच्योर होने के बाद कितने हो जाएंगे? 68,000। हाँ, तो इतना शॉकिंग क्यों बोल रहे हो? बोलो 68,000। हाँ, 68,000 जवाब वो जो भी है 68,700। यानी कि आपका पैसा करीब 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना टाइम? 70 टाइम। और टाइम कितना? 425 दिन, यानी कि मोटा मोटी 14 महीने। 14 महीने में कोई ऐसा सिस्टम ला के बताओ जो कि आपके ₹1 को ₹70 दे। और वो भी अभी तक जो चीजें मैंने देखी है, मैंने पाया है, अगर ये वाकई डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मालिक नहीं है और कोई अपनी चला नहीं सकता। आपका पैसा जहां जा रहा है, एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट किया हुआ है और उसी इकोसिस्टम से ₹1 का ₹70 होना है। तो पेशेंस कितना रखना है? 14 महीने। और 14 महीने अगर रेट बढ़ा, मान लो $1 से $2 चला गया, तो क्या होगा? 70 का 2x 140, 1,40,000। तो मजा आ गया। लगाया कितना था? 1,000। लगाया कितना था? 1,000। और मिल कितना रहा है? 1,40,000। 1,40,000। मजा कर रहे हो? चलो, तो LTV लेने के लिए कौन कौन तैयार है? LTV लॉन्ग टर्म जैसे ओपन होगा, कितने लोग तैयार है? अरे गधों, यूं बोलो कि हम ओपन होने ही नहीं देंगे। सब तैयार है।
क्या यार क्यों जाए प्राइस नीचे, क्यों जाए भाई? सुन लो, इन्वेस्टर नहीं चाहिए, इन्वेस्टर नहीं चाहिए। इस सिस्टम को चलाना है, इस सिस्टम को बड़ा बनाना है, तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमें $100 वाले लोग चाहिए, इन्वेस्टर नहीं चाहिए। और ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर हमने 60 लोगों ने एक कसम खा ली कि हम इन्वेस्टर नहीं लाएंगे, तो आगे आने वाले 600, 6000 और 60,000 लोगों में भी वही चीज ट्रांसलेट होगी कि हमें इन्वेस्टर नहीं लाना। तो ये सिस्टम एक दिन बहुत बड़ा बनता है, राइट? इसका मैं रीजन बताऊं क्यों? हाँ, इन्वेस्टर क्यों नहीं लाना, इसका रीजन समझिए क्या है। हेलो, समझिए, देखिए जब हम 100 जब हम $100, $200 या $500 मैक्सिमम पे काम करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर आदमी पेशेंस रख पाता है क्योंकि अमाउंट छोटा है। पेशेंस रख पाएगा, कंपाउंडिंग कर पाएगा, लिक्विड निकालने की जल्दबाजी इसमें नहीं दिखी आएगी। लेकिन वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, उसका पहला टारगेट क्या है कि मैं बड़ा लगा रहा हूँ, पहले मेरा प्रिंसिपल पे, तो वो तो लिक्विड ड्रेन करेगा सबसे पहले। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, बड़ा लगाएगा, बड़ी लिक्विडिटी लेके जाएगा तो पैनिक फैलाएगा, और पैनिक फैलेगा तो जो लोग छोटे इन्वेस्टर है ना, वो भी डर जाएंगे, वो भागेंगे। तो ना तो वो इन्वेस्टर कमा पाएगा, ना वो छोटा आदमी कमा पाएगा, ना बड़ा आदमी कमा पाएगा। इसलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क छोटे अमाउंट वाले चाहिए, जिनको पेशेंस रख पाए, बड़ा अमाउंट निकाले। टीम बनने में टाइम चाहिए, जितनी ज्यादा बड़ी टीम बनेगी, जितना बड़ा क्राउड बनेगा, उतना ज्यादा बिजनेस सस्टेन करेगा। तो ये यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर है, ये बिजनेस के लिए मतलब हानिकारक है। इसलिए बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए मना करते हैं कि भाई